नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका लव क्लास 97 में और मैं लवकुश पटेल। आज बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि हाल ही में चर्चे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में और न्यूज़ आया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश के पहले ही, जैसा कि CJI जो है मुख्य न्यायाधीश, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उन पर वो नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति को भेजने के पहले ही ये नाम वायरल हो गया। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व आया और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में, किसका अस्तित्व कैसे आया। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया और 1774 में ही कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद 1800 ईस्वी में मद्रास हाई कोर्ट की और उसके बाद 1823 ईस्वी में बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जानकर हैरानी होगी थोड़ी कि उस समय भारत में तीन सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया, जिसके तहत इन सारे तीनों जो कि सुप्रीम कोर्ट को हटा करके ख़त्म करके एक हाई कोर्ट लाया गया। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसमें नई दिल्ली में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1 अक्टूबर 1937 को ये स्थापित कर दिया गया। इसके सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस वेयर, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इसके पश्चात ये संघीय न्यायालय था। दोस्तों, ये संघीय न्यायालय क्या होते थे, फेडरल कोर्ट्स क्या होते थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करते थे। आज की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध आप लंदन में प्रीवी काउंसिलिंग में इसके विरुद्ध आप अपील कर सकते थे। यानी कि ये सबसे बड़े अदालत नहीं थे, ये संघीय न्यायालय थे। इसके बाद 28 जनवरी 1950 को भारत में जो आज वर्तमान उच्चतम न्यायालय है, जो आज सुप्रीम कोर्ट है, इसका अस्तित्व आया और अनुच्छेद 124 में ये बताया गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश उल्लिखित किए गए और साथ में ये भी कहा गया कि संसद विधि बना करके और चाहे तो न्यायाधीश की संख्या को बढ़ा सकती है। और आज वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कुल मिलाकर 34 मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मिलाकर के कुल 34 इस समय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब हम बात करते हैं किसकी योग्यता के बारे में, किसकी योग्यता क्या है, किस योग्यता के आधार पर आप जो कि न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा जिसके कुछ जो कि योग्यताएं हैं। पहली योग्यता मैं बताना चाहूँगा कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता ये है कि आप किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश होने चाहिए। 5 वर्षों तक आप न्यायाधीश के रूप में काम किए हो और साथ ही साथ या आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल से अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में काम करते हो। या एक और प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की नज़र में यदि कोई व्यक्ति विधि का अच्छा जानकार हो तो उसे भी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। दोस्तों, बात करेंगे महिला न्यायाधीश के बारे में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है और अभी तक कुल 8 महिलाएं जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई हैं। लेकिन जो हाल ही में नियुक्ति हुई है, इनमें 3 महिलाएं और एक साथ नियुक्ति हुई है। और आपको बता दें कि अभी तक तो कोई मुख्य न्यायाधीश महिला में नहीं हुई है और लेकिन 2024 तक ऐसा माना जा रहा है कि महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, ऐसा भविष्य में देखा जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1982 के पहले इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती थी। राष्ट्रपति जो है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे वरिष्ठता के आधार पर। ये परंपरा है, हालांकि 2 बार वरिष्ठता का जो परंपरा है वो तोड़ा गया है, ठीक है। तो इसके बाद 1982 में SP गुप्ता बनाम भारत संघ
एक याचिका अपील की गई और इसमें कहा गया कि आप मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम का व्यवस्था कीजिए, जिसमें और इसी केस के इसी बाद में ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इसी के द्वारा एक अपील दिया गया और इसमें एक सलाह दी गई, अनुशंसा की गई कि आप एक कॉलेजियम व्यवस्था का निर्माण करिए, जिसके तहत इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मेंबर होते थे और यही नियुक्ति करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि संसद ने कहा कि भाई, राष्ट्रपति जी से कहा कि आप उनसे न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि क्या इसमें किसी संसद का योगदान हो सकता है, संसद की कोई भूमिका है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में। तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श लिया और पूछा कि बताइए, ये जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इसके बारे में क्या प्रावधान है और संसद की क्या इसमें योगदान है। तो इस निर्णय में ये दिया गया कि पहला निर्णय ये दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश जो कि नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो सिफारिश राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, वो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि आप इस पर विचार कर लीजिए जिन नामों की सिफारिश आप कर रहे हैं। दूसरा ये कहा गया कि इसमें एक वरिष्ठ न्यायाधीश के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मेंबर होंगे और ये वाद SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाद, जिसे फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है, ये 1993 में आया और जो सेकेंड जजेस केस था यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, ये 1998 में केस आया और इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और जजेस की ट्रांसफ़र, इन सभी के बारे में चर्चा। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब संघीय न्यायालय के बाद 1 अक्टूबर 1950 को सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई, तो अनुच्छेद 374 में ये कहा गया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मामले थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, वो अब उच्चतम न्यायालय में प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि जो संघीय न्यायालय के अंतिम व चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, हरिलाल जैकुंदास कानिया, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश बने। कन्फ्यूजन होता है कि हरिलाल है कि हीरालाल, तो हरिलाल जैकुंदास कानिया, जिसे हरिलाल जे कानिया भी कहा जाता है, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और संघीय न्यायालय के चौथे व अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। जैसा कि और वर्तमान में आपको पता है 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना साहब है, जस्टिस NV रमन्ना साहब है। यहाँ मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि हमारे 16वें मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़, जो कि 7 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं, ये सर्वाधिक उनका रिकॉर्ड रहा है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और जो कि 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह और 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम भी किए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें कॉलेजियम व्यवस्था लाई गई और वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MN वेंकटचलैया ने एक संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की और उसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश की अनुशंसा की, जिसका 2002 में रिपोर्ट आया। इनका रिपोर्ट आने के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हेतु लोकसभा में 2013 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद ही ये प्रस्ताव भी वहीं से खारिज हो गया। तो फिर आया 2014 लोकसभा का चुनाव। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन रखा गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को 99वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हो गया। इसके पश्चात 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 124A, 124B और 124C, जिसके तहत NJAC की स्थापना की गई। अनुच्छेद 124A में NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई, जिसके तहत 124B में इनके कार्यों का उल्लेख किया गया कि इनमें ये उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं इनके स्थानांतरण की व्यवस्था की जाएगी। 124C में ये कहा गया कि NJAC मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के संदर्भ में यदि कोई भी नियम
संसद बना सकती है। और 124 में ये प्रावधान किया गया कि इसमें 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे इनकी नियुक्ति में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में, और एक विधि मंत्री होगा। विधि मंत्री एक्स ऑफिशियो होता है, एक्स ऑफिशियो यानी पदेन। उस सरकार में उस समय जो मंत्री विधि मंत्री होगा वो इस सदस्य का, इस कॉलेजियम का मेंबर होगा। और 2 विधि के जानकार यानी कि 1+5 जो कि एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई, और ये लागू भी 2015 में हो गया। 1 जनवरी 2015 को 99वां संविधान संशोधन लागू हुआ और 16 अक्टूबर 2015 को ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ ने चुनौती दे दी और कहा कि संसद का न्यायपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो उन्होंने इसको चुनौती दी और ऐसा पहली बार हुआ कि 99वां संविधान संशोधन पूर्णतः खारिज कर दिया गया, पूर्णतः हटाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी निर्णय के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP व्यवस्था लाई गई। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ये प्रावधान किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विधि मंत्रालय जो कि सिफारिश करेगा मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश से राय लेने के साथ ये जो भी फिट बैठते हों, जो भी जिनका भी नाम सिफारिश किया जाए, वो विधि मंत्रालय को भेजा जाएगा। विधि मंत्रालय अपना रिपोर्ट बनाने के पश्चात अपना रिपोर्ट वो प्रधानमंत्री को भेजेंगे और प्रधानमंत्री को भेजने के बाद वो प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। ऐसा MOP में, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में जो कि व्यवस्था। अब बात करते हैं शपथ एवं प्रतिज्ञान की। तो अनुच्छेद 124 में स्पष्ट उल्लेखित है कि मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्ति के लिए शपथ या प्रतिज्ञान करवाते हैं। करते हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु के बारे में। अनुच्छेद 124 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता। 65 वर्ष की आयु इनकी सेवानिवृत्ति आयु होगी तथा यह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में एडवोकेट के रूप में वकालत नहीं कर सकते। ये किसी भी। अब बात किया जाता है कि किस तरीके से न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 के धारा 4 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि उनके मिसबिहेवियर, कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सदन में उपस्थित एवं मतदान का 2/3 2/3 बहुमत के आधार पर इन पर आरोप लगाकर हटाया जा सकता है। और यह दोनों सदन से पारित होना चाहिए। यदि एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में पारित नहीं हो पाया तो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है। और अगर दूसरे सदन से भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश पर वह पद रिक्त माना जाएगा। यदि प्रस्ताव किसी सदन में है और उसके पहले ही न्यायाधीश अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है। इस तरीके से न्यायाधीश को उनके पद से कदाचार के आरोप में और साथ ही साथ अक्षमता के आरोप में हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जाने हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा था। अभी UP-SSC के पेट एग्जाम में भी संविधान के कई सारे क्वेश्चन आए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन आया था। और कुछ क्वेश्चन मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू पिटीशन किस अनुच्छेद के द्वारा वो करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 137 के तहत वो न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। आशा करता हूँ कि आपके आने वाले परीक्षाओं में, अभी UP-PCS के एग्ज़ाम में या किसी भी सिविल सेवा के एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन अवश्य आता है। इसको ज़रूर ध्यान रखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।